अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। एंड जिस तरह 1 से 2 जब हम ऑन एयर हुए थे उस वक्त हमारी डिस्कशन जरूर वर्ल्ड कप के हवाले से शुरुआत तो हुई थी, मगर फिर पाकिस्तान की तरफ गई थी। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि जी वर्ल्ड कप के ऊपर ज्यादा फोकस हो एंड देन पाकिस्तान टीम के ऊपर फोकस आए। सो यस, मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल इस वर्ल्ड कप मुकाबलों में दुनिया की बेहतरीन 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्तलिफ इनको मरहलों में ये अपना सफ़र तय करते करते फिर वो 2 टीमें जो फ़ाइनल में पहुंचेंगी और उनमें से कोई एक टीम फिर फाइनल जीतेगी, वो खुशकिस्मत टीम होगी। लेकिन आज के इस हिस्से में प्रोग्राम के हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो 20 टीमें हैं, क्योंकि मुश्किल तो होगा खासा, लेकिन जो अहम टीमें उन पर ज़्यादा गुफ्तगू रहेगी और इधर उधर जाते जाते दरमियान में बीच में कहीं पाकिस्तान भी आता ही रहेगा। बिल्कुल जी। सो 20 टीम्स, 55 matches and just 1 champion, and obviously 2 different countries, 2 different venues. खैर countries कैरेबियन की सारी आइलैंड्स को लगा लीजिए तो many countries and all together. So yes, बहुत वाइड स्प्रेड ये T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी, टीम्स की इधर से उधर मूवमेंट होगी। सुपर 8 के मैचेस हमें यूएस में होते हुए दिखेंगे। एक नया वेन्यू आई वुड से कि अनफोल्ड कर रही है आईसीसी, एंड क्या इम्पैक्ट होगा, क्या यूएस में क्रिकेट बहुत अरसे से करवाने की कोशिश हो रही है, बट क्या क्रिकेट आगे उस तरह बढ़ेगी यूएस में कि नहीं बढ़ेगी। साथ ही साथ देन सुपर 8 का सिलसिला जो है वो कैरेबियन आइलैंड्स चला जाएगा, वेस्ट इंडीज में बाकी मुकाबले होंगे, उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। कौन सी टीम कहाँ, क्या दिखता है आपको, क्या प्रायर सीडिंग हुई हुई, ये सारी डिस्कशन आज होगी। और हमारी जोर का जोड़ की फैमिली मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सोहेल तनवीर एंड पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो अगेन। वालेकुम अस्सलाम। सो यस, सोहेल साहब, ये मुश्किल काम है जो आपने कहा है ना कि हम फोकस पाकिस्तान टीम से हटा के वो तो यही होगा, हर मिनट बाद आना ही है। पाकिस्तान टीम की तरफ जाएंगे तो फिर सारी चीजें एक साइड। 2 घंटे बोलना मुश्किल हो जाएगा वैसे वरना 2 घंटे बोलना मुश्किल होगा। फॉर्मर सुनना कैसा लगता है? अभी हजम होने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं तो इतनी दफा इतने सारे हमारे प्लेयर्स ऐसे जिनको मैं सोचती हूँ अच्छा फॉर्मर कहूँ कि ना कहूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने तो ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं किया, पता ही नहीं चलता कभी भी शायद वो ऑप्शन में आ जाएंगे। अभी भी इतनी आवाजें लग रही थी कि शोएब मलिक को वापस बुला लिया जाए, और जो टीम का हाल है तो शोएब मलिक को टीम में वापस ले आया जाए। बस बात वहीं भी आ गई है। नहीं देखिए, अभी 2 वैसे भी तो बुलाए हैं ना अपने घर से, तो शायद जो कंडीशंस हैं वहाँ पे जो लग रहा है कि वहाँ पे शायद वो सूटेबल नहीं। आप चीफ सिलेक्टर होते हैं, आपके पास ऑप्शन होता कि जी पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ लीजिए, तो किसको बुलाते हैं वापस? नहीं देखिए, अगेन वो डिपेंड करते हैं ना। अब मतलब ऑस्ट्रेलिया में था तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट थी, शोएब मलिक चल सकते थे, नहीं चल सकते थे। यूएई के अंदर जब हुआ था वो उनको लेके आए थे, लेकिन आई थिंक मूव फॉरवर्ड कर जाना चाहिए आपको। अच्छा, हमारी ना ये हमारी कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला हम मुल्क ही नहीं है। हमारा अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो हम हमेशा जो करंट हमें सिनेरियो होता है ना, जो करंट सिचुएशन होती है, हम उसी को डील करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर स्पेसिफिकली आप शोएब भाई की बात करें तो आई एग्री विद वसीम भाई कि अगर इन कंडीशन को देखें और उनकी जो सीपीएल की परफॉर्मेंसेज या जितनी उन्होंने वहाँ पे क्रिकेट खेली है तो उनको कंसिडर किया जा सकता था और वो एक अच्छा ऑप्शन होते, कंसिडरिंग कि अभी जो हमारी मिडल ऑर्डर की सारी सिचुएशन चल रही है, जो फॉर्म्स हैं लड़कों की इतनी को अच्छी नहीं है, तो कंसिडर किया जा सकता था। बट आई गेस कि ये क्वेश्चन तो रेज ही नहीं हुआ शायद, वो कंसिडर ही नहीं किया गया, वो दौड़ भी नहीं रहे। हाँ नहीं कोई इस तरह की इस दफा कोई मुहिम चली भी नहीं ना। होता है ना माहौल नहीं बना, मामूली होता है। आपको देखें पूरा ट्रेंड सेट होता है सोशल मीडिया के ऊपर, पूरा एक मुहिम ग्राउंड बिठाया जाता है पहले। वो जो होता था ना कि एक चीज़ जो मैंने थोड़ी सी आगे चेंज जो की थी कि वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट हमारे बहुत से थे कि पूरा साल वो गायब रहते थे, वर्ल्ड कप आता था तो ऐसा माहौल बनता था भाई वो आईसीसी में अचानक से जो है वो आईसीसी इवेंट में वापस, मैं कई दफा ऐसा हुआ पूरा साल कामरान अकमल नहीं खेले, बट आईसीसी इवेंट आया तो कामरान अकमल को बुला लिया गया। सो यस, ये तो मुझे बड़ी हैरानगी भी होती है कि जो हमारे डिसीजन मेकर है ना, ये जो माहौल बनने के ऊपर डिसीजन होते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। देखिए, पब्लिक ओपिनियन, एक पॉपुलर ओपिनियन को देख के आप फैसले नहीं करते। जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे हमारी फील्ड है ना, जो हम लोग जिन्होंने क्रिकेट खेली है, जो भी सिलेक्शन कमेटी या किसी सीट पे बैठे होते हैं, वो लोग पब्लिक ओपिनियन पे नहीं जाना चाहिए, पॉपुलर ओपिनियन पे नहीं जाना चाहिए। जो एक आम आदमी सोचता है उसकी सोच की हद वहाँ तक नहीं जा सकती जो जिन बंदों ने खुद क्रिकेट खेली होती है। एक देखने वाले और एक खेलने वाले की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको
हॉट सीट पे जब आप बैठते हैं ना, तो आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त करें। जब आपने कोई फैसला ले लिया ना, अब जैसे आपने आज़म का एक फैसला लिया हुआ है, ठीक है, तो हम हैप्पी कि आप उसके साथ स्टिक करें। आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है, बहुत जगहों से आ रहा है, अवाम की तरफ से भी आ रहा है, बट सिंस यू मेड अ डिसीजन, बैक करें। तो आप फैसले करके ना फिर उसको बैक करना चाहिए। बाय आउटसाइड के जो प्रेशर्स होते हैं ना, उनकी बेसिस के ऊपर डिसीजन चेंज नहीं करते। बड़ी टीमें ऐसा नहीं करती। दैट डिपेंड्स कि आपने डिसीजन में अपने आप को कितना बैक किया हुआ था, आपके दिमाग में कितनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी ये डिसीजन लेने की। मसला ये यहाँ आउटसाइड नॉइज इसलिए इम्पैक्ट करती है क्योंकि आप खुड डाइसी होते हैं, आपको खुद रीजन नहीं पता होती कि मैंने इसको सिलेक्ट क्यों किया है। आप बैठ के अगर बात करते हैं, बहुत दफ़ा आप फॉर्मर चीफ सिलेक्टर रहे हैं, बहुत दफ़ा डिस्कशन हुई वैलिडेशन के, इसको क्यों बैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैलिडेशंस नहीं होती। बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं मिलता आपको कि क्यों ये लड़का टीम में है। दे डोंट हैव रीजंस फॉर दैट। देखिए, मैं जो 2-2.5 साल मेरा हो रहा था एज अ चीफ सिलेक्टर, उस टर्नओवर में कम से कम आप इस तरह की कंप्लेन आप नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया का, इसी वजह से सोशल मीडिया ज़्यादा मेरे खिलाफ था। जितने भी यूट्यूबर्स थे वो भी मेरे अगेंस्ट ही जाते थे कि उनकी मर्जी की चीज़ें नहीं हो रही होती थी। तो सोशल मीडिया पर तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन जैसे सोहेल ने कहा है कि अगर आप देखें आप सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, चीज़ आप लॉजिकल ले रहे हैं, तो फिर आप उनको बैक करते हैं। लेकिन आप एकदम से किसी को खिला देंगे उठा के, तो फिर उस पर आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। फिर वो शायद आपको ये कहना पड़ जाता है ना जी कि मैं जब पीसीबी में होते हैं तो हमारा माइंडसेट और होता है, और जब हम टीवी पे बैठते हैं माइंडसेट और होता है। माइंडसेट आपका एक ही होना चाहिए। नहीं, ये तो ऐलान हो गया अब, चाहे आप यहाँ पे ऐलान हो गया कि जब आप टीवी पर होते हैं जब तो अपना डिसीजन उसको बैक करना चाहिए। और अच्छा, एक और भी है वसीम साहब, जैसे अभी सोहेल साहब ने कहा कि जो फैसले करने वाले लोग हैं उनको जो पॉपुलर ओपिनियन है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जो फैसले करने वाले हैं वो खुद हल्का सा एक छोड़ते हैं मैदान में चीज़ कि एक इसके ऊपर ओपिनियन जो है बनना शुरू हो, और फैसले में ज़रा आसानी हो जाए जो वो करना चाह रहे हैं। नहीं, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि मैंने अभी सर्व किया 4-5 महीने के लिए किया, हालांकि एक थोड़ा सा शॉर्ट टेन्योर के लिए किया एज ए चीफ सिलेक्टर अंडर 19 का। तो मैं उस बेस पे कह रहा हूँ कि मैंने जो खुद चीज़ें की ना, मैं ज़ाहिर उस अंडर 19 लेवल पे आपके ऊपर अवाम का प्रेशर नहीं आता, वैसे बहुत सारे प्रेशर आते हैं। अवाम का आपके ऊपर नहीं आता क्योंकि अंडर 19 लड़कों को ना कोई जानता है ना। बट आपको अपने, जब आप, मैंने हर जगह जाके काम किया, लड़कों को देखा, फिर मैंने जब माइंड बना लिया ना, तो फिर मैंने आउटसाइड किसी का प्रेशर नहीं लिया। जब मैं एक, वो जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि आपके पास लॉजिक होनी चाहिए डिसीजन का। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे डिसीजन करें जिनकी कोई लॉजिक ही ना हो, तो फिर जब आप एज ए एंकर या स्पोर्ट जर्नलिस्ट मेरे से सवाल करें तो मेरे पास जवाब ही नहीं होगा ना। जब मेरे पास एक लॉजिक होगी, मैं उस लॉजिक, हाँ वो लॉजिक सही और गलत हो सकती है, आपकी इंटेंशन, एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर राइट, आप नेक नीयति के साथ फैसला कर रहे हो तो इट्स ओके, गलतियां भी आप करेंगे। बट मुझे खुशी इसलिए, अभी मैंने आगे जैसे कहा ना कि खुशी हो रही है कि आपने एक, ठीक है, एक टीम बनाई है, अब आप उसको बैक कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि यार 2 सीरीज़ हार गए, 1 सीरीज़ हार गए तो चलो अब सारा कुछ ही ऊपर नीचे कर दें, चीज़ें लगड़ बगड़ कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जो आपकी यहाँ माइंड है ना, इसमें आपको क्लियर होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए कि यार ओके, अगर ये फैसला सही नहीं भी हो रहा ना, प्रेशर आ रहा है, तो मेरे अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि मैं उसको सस्टेन कर सकूं, अब्सॉर्ब कर सकूं प्रेशर को, फिर जाके आप लॉन्गर रन में जाके कामयाब होते हैं। नहीं, बट ये तो हम आइडियल सिनेरियो की बात करें। दिस डज नॉट वर्क हियर इन पाकिस्तान। जिस तरह के प्रेशर चारों तरफ से आते हैं, इट शुड वर्क। हर बंदे के पास ओपिनियन है, हर बंदा ओपिनियन देता है, जो इन्फ्लुएंशियल है वो इन्फ्लुएंस करता है, तो चारों तरफ से होता है। आप अंडर 19 की बात कर रहे हैं, अंडर 19 में यस प्रेशर बाहर से नहीं होता, अवाम का नहीं होता, बट देन आप मेन टीम की बात करेंगे तो अवाम का भी प्रेशर होता है और इर्द गिर्द लेफ्ट राइट बहुत सारे और प्रेशर्स होते हैं जिसको आप अकेले एक पॉइंट पे आके आपको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, देखिए मैंने तो किया है ना, ठीक है ना। शायद जिस टाइम मैं भी सिर्फ मीडिया में बैठता था तो शायद मेरा भी ओपिनियन डिफरेंट था कि शायद बहुत ज़्यादा कोई क़यामत नहीं आती। अब मैं ले नहीं सकता नाम, कैसे कैसे कहाँ से वो चीज़ें आती थी, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही कोई जी इसको रख लो उसको रख लो। वैसे ही होता है ना कि थोड़ी सी बात कहीं से निकल आई है, लेकिन कोई क़यामत नहीं आई, ठीक है ना। अगर आप सच्ची नीयत से काम करते हैं, रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं।
ठीक है ना। अब सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो है ना कि आपने बहुत सी चीज़ें और देखनी है। अगर आप देखेंगी शायद स्टैट सिर्फ देखेंगी या एक दो चीज़ें देखेंगी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस मैटर नंबर 1 आपका करती है। उसके बाद व्हाट यू ब्रिंग इनटू द टीम, व्हाट डू यू ब्रिंग इनटू द ड्रेसिंग रूम, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इन चीज़ों पर मेरा ज़्यादा फोकस था और वो टफ डिसीजन कुछ लिए, जिसके बाद हमारी टीम का माहौल भी अच्छा हुआ, रिजल्ट्स भी हमें अच्छे मिले हैं। तो ये इट्स नॉट दैट इजी कि इसने रन्स कर लिए तो उसको टीम के अंदर ले आए। यू नो, सबसे पहले तो ये कि टीम के अंदर जगह कहाँ पे बन रही है, किस रोल के लिए बन रही है और आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं। तो हम ये जो मैं कहता हूँ ना कि वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट वो और एक एक्सपीरियंस, दो चीज़ें हैं जो हम मिस यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। मुझे एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, ठीक है। ये हमारे कैप्टन भी यूज़ करते हैं ये टर्म और लोग भी करते हैं। भाई किस चीज़ का एक्सपीरियंस, वर्ल्ड कप जिताने का एक्सपीरियंस या आपको मैचेस जिताने का एक्सपीरियंस या सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस आप देख रहे हैं, आप करंट फॉर्म नहीं देख रहे हैं, आप पास्ट परफॉर्मेंसेस नहीं देख रहे हैं, सिर्फ कह रही है एक्सपीरियंस प्लेयर मुझे चाहिए। तो ये बड़ी दफ़ा मैं भी सुनता था, लेकिन मैं इसको इग्नोर ही करता था कि ना मेरे से लॉजिकल बात कीजिए, चाहे वो कैप्टन थे, चाहे वो कोच थे, या जो मेरे सिलेक्टर्स भी होते थे, हम लॉजिकल बात करें कि ये नहीं कि ये बंदा 150 मैचेस खेला यार इसका एक्सपीरियंस है। नहीं, अभी इसकी करंट फॉर्म कैसी चल रही है, उनके क्या उसका, अगर हम देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंसेस के अंदर क्या मतलब वेटेज नाम का या परफॉर्मेंस का, कि हर साल अगर आप वर्ल्ड कप में वही 3-4 लड़के लेके आते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी वही मिलने और वही हो रहा था। और वही ट्रेंड मैंने तोड़ा था, जब उसके बाद रिजल्ट्स भी देखें आपको बेहतर नजर आएंगे। अच्छा, बट हर साल आप वर्ल्ड कप में जो लड़का लेकर जाते हैं वही लड़का, हम पिछले अपने वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप की टीम देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया गई थी और अब की टीम देखते हैं, बहुत डिफरेंस है, बहुत चेंजेस हैं, इतने चेंजेस हैं। क्यों छेड़ा? पॉइंट ही वही है ना कि आपने इतने चेंजेस किए। ये तो फाइनल खेली थी टीम, दो चीजें ठीक है, अलग कंडीशंस हैं, बट इतने चेंजेस जिसकी कभी कभार लॉजिक भी नहीं बनते। देखिए, जो रीबिल्ड, जब दोबारा टीम एक बनाने का सिलसिला होता है, दो चीज़ों पे होता है। एक परफॉर्मेंस, कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि जी बिल्कुल ही रिवैम्प करने की ज़रूरत है, या फिर लड़कों का कैरियर उस स्टेज के ऊपर है कि जहाँ पे 3-4 लड़कों का उनकी एज ऐसी हो गई है या इस तरह का कोई, बाकी आपकी 95% चीज़ें आपकी सॉर्टेड थी, तो उसको सारे को ऊपर नीचे करके इसलिए अब एंड पे जाके स्ट्रगल हम इसीलिए कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वापस आप उधर ही आ रहे हो। ओपनिंग जोड़ी आपको वही होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और आपको फास्ट बॉलर्स भी अगर आप देखते हैं तो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक आई थिंक, इसमें सोहेल भी इस पर बैक करेंगे मुझे, कि हमने सब डिसाइड किया है PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर। हमने लड़के ड्रॉप भी PSL की परफॉर्मेंस पे किए और हमने पिक भी PSL की परफॉर्मेंस पे की है। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस को इग्नोर किया है, चाहे वो वसीम जूनियर थे, चाहे वो नवाज़ थे, उनकी PSL बुरी गई, हमने उनको ड्रॉप कर दिया। उनकी जगह हम वो परफॉर्मर लेके आ गए जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया है, लेकिन उनकी इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस नहीं देखी कि इनकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा कि गलती हुई है। बिल्कुल, मतलब हम अगर दूसरी लीग्स की बात करें, दुनिया में दूसरी लीग्स होती हैं, क्या वो क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचा रही हैं और क्या हमारी लीग फ़ायदा पहुंचा रही है नहीं पहुंचा रही है, दैट इज़ अ वेरी बिग डिबेट जिसको हम ऑब्वियसली ओपन करेंगे। बट एज यूजुअल, जिस तरह हमने कहा था कि नहीं करेंगे पाकिस्तान की बात शुरू में और वर्ल्ड कप की बात करेंगे, सो यस ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे सो वील स्टार्ट डिस्कसिंग द ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, विच इज़ द ग्रुप ऑफ डेथ आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं जोर का जोड़ में वर्ल्ड कप की ख़ास ट्रांसमिशन, जिसमें 2024 में फ़ैसला होगा इस माह में कि कौन 2026 तक होगा फ़ाते आलम इस T20 क्रिकेट के इस फॉर्मेट का। और इस पर हम बात कर रहे हैं जिसमें 20 टीमें इस मरतबा शरीक हैं इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में। और प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था कि हम इस हिस्से में मुख्तलिफ़ टीमों पर बात करेंगे, पाकिस्तान पर भी बातचीत चलती रहेगी, उससे हट नहीं सकते हैं, लेकिन काफ़ी ग्रुप बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी टीमें भी हैं। बिल्कुल, 20 टीम्स इन एक्शन, एक डिफरेंट किस्म का फॉर्मेट अब जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप में होगा और कल से बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। पहला मुकाबला आपको USA वर्सेस कनाडा दिखेंगी आपको इन एक्शन। बट ग्रुप्स पे नज़र डाल लेते हैं। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑल टुगेदर, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप ए पे सबसे पहले हम नजर डालेंगे बिकॉज ग्रुप ए पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि इस ग्रुप में टीम पाकिस्तान मौजूद है एंड यस इट इज कनाडा, इंडिया, आयरलैंड, पाकिस्तान एंड USA. So this is Group A
फॉर अस एंड आई होप के इसमें पाकिस्तान एक वो ज़रूर टीम हो जो कि क्वालिफाई करके सुपर 8 में जाए। इनफैक्ट वी ऑल विश दैट। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये ग्रुप ए में जैसे आपने पाकिस्तान का जिक्र किया है, ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जा सकती है। ग्रुप बी का अगर हम जिक्र करते हैं तो ग्रुप बी पर नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा तगड़ा मुकाबला हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, नमीबिया भी है, ओमान भी है और स्कॉटलैंड भी है। तो जो दो टीमें सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, क्या पता है कि यही दोनों टीमें आगे जाएंगी। और नहीं तो तगड़ा मुकाबला और किसका आपने कहा कि ग्रुप बी में? इन दोनों का मैंने कहा पता नहीं कौन सा तगड़ा मुकाबला एकदम से मुझे हुआ ग्रुप बी में ये कौन सी ऐसी और टीम्स है जो तगड़ा मुकाबला होगा। सो यस, नमीबिया, ओमान एंड स्कॉटलैंड, मतलब आईसीसी ने प्रॉपर एक बिल्कुल ऐसा ग्रुप बनाया कि नहीं जी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाए, बट नेवर से नेवर, इट इज़ अ T20 गेम, कभी भी कुछ भी काया पलट सकती है। वसीम देखिए मोस्टली आपको दो तगड़ी टीमें ही नज़र आ रही हैं हर ग्रुप के अंदर, अदर देन ग्रुप सी आई थिंक जो कि टफ अभी आएंगे जब उस पे। ग्रुप के अंदर आपको 3 टीमें ऐसी नजर आए जिनके चांसेस है। तो आई थिंक यहाँ पे बट अगेन कहने को तो हम कहते हैं इजीली टॉप 2 जो टीमें हमें नजर आ रही हैं ये क्वालिफाई इनको कर जाना चाहिए, बट T20 फॉर्मेट ऐसा है कि यू नेवर नो कि जैसे नमीबिया की टीम है, स्कॉटलैंड की टीम है, इवन ओमान की टीम है, अपसेट तो होने ही होने, हर वर्ल्ड कप के अंदर होते हैं। और इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि आई थिंक हर ग्रुप के अंदर तो एक आध अपसेट आपको वो नज़र आएगा। लेकिन अगेन इसमें रिकवरी के चांसेस हैं कि 3 टीमें इनके पास ऐसी हैं कि जिनसे इनको मैचेस जीतने चाहिए। तो आई थिंक पहला जो होगा उस, क्योंकि अपसेट्स की बात करते हैं तो हमारा भी इतना एक आधा नहीं है। एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रही थी सुहेल। ग्रुप ए पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, एक ऐसी टीम जो शायद सबसे ज्यादा डेंजर टीम लगती है, जो कि कभी भी किसी भी टीम को चैलेंज कर सकती है। अभी हमने रिसेंटली सीरीज खेली उनके अगेंस्ट, तो काफ़ी टफ टाइम उन्होंने दिया, एक मैच हम जीते भी। और उन्होंने, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो हर वर्ल्ड कप में वो आके किसी न किसी टीम को झटका, हमारे खिलाफ झटका हमें बहुत दफा लगा है। बिल्कुल इंग्लैंड को भी मेरे ख्याल में 2011 वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया था। तो एक अच्छी टीम है, काउंटी क्रिकेट में उनके प्लेयर्स कंसिस्टेंटली खेलते हैं, उनके पास पूरा एक्सपीरियंस है क्रिकेट का। बट जो कंडीशन अभी है वो मेरे ख्याल में उनको सूट नहीं करेंगी जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले बात की थी कि स्लो लो पिचेस हैं, स्पिनर्स उनके पास इतने तगड़े नहीं हैं, मेनली रिलाय अपने सीमर्स पे करते हैं। लेकिन ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पे सीम मूवमेंट आपको इतनी देखने को नहीं मिलेगी। बैटिंग उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज़रूर है, बट अगेन वही स्पिनर्स के अगेंस्ट वो कितना अच्छा उसको काउंटर अटैक कर सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। बट ऑब्वियसली हमारे पूल में आयरलैंड की एक टीम ऐसी है जो जिससे हमें आप कह सकती हैं कि थोड़ा थ्रेट होगा। एंड देन यूएसए की टीम बड़ी नहीं है, नाम बड़े नहीं हैं, बट ये वो प्लेयर हैं क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली अभी लेटली उनके साथ 2-3, उनको अपनी कंडीशन का पता है, जिन ग्राउंड्स पे क्रिकेट हो रही है उनको पता है। अभी उन्होंने बांग्लादेश को भी हराया है, तो थोड़ा मोराल भी उनका हाई होगा। मैं नहीं कह रहा कि कोई बहुत मेजर थ्रेट है, बट दे विल सरप्राइज समवन। होम एडवांटेज बेसिकली उनको अच्छी तरह का है ना कंडीशन का। वो जो लड़के हैं सारे वो पिछले सारे अरसे से वो 1-2 ग्राउंड है उनके पास। एक फोर्ट लॉरेडल है, डैलस वाला अभी बना है, न्यूयॉर्क तो अभी वो टेम्परेरी ग्राउंड है। तो मेनली वो इस ग्राउंड पे क्रिकेट सारी ओवर द ईयर खेलते हैं और एक ही वेन्यू है। तो उनको देखें एक वेन्यू पे खेल के ना तो आपको आइडिया हो जाता है डिमेंशंस का। एक साइड से स्ट्रॉन्ग विंड चलती है वहाँ पे, आपको उसका आइडिया हो जाता है कि यार यहाँ पे किस एंड से हमने अटैक करना है। बॉलिंग में आपको पता होता है कि किस एंड को हमने यूज़ करना है कि बैट्समैन हमें उस साइड पे हिट मारे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ा मैटर करती हैं रिजल्ट्स में। तो यूएस से भी एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी और अच्छी क्रिकेट मुझे लगता है कि वो खेलेंगे। मैं नहीं कह रहा कि को रिजल्ट्स बहुत बड़े वो प्रोड्यूस करेंगे, बट दे विल गिव टफ टाइम। बिल्कुल। सो यानी 2 टफ टाइम हमारे सामने हो सकते हैं, आयरलैंड का बड़ा टफ टाइम एंड यूएसए का टफ टाइम हो सकता है। मूविंग ऑन टू ग्रुप सी। ग्रुप सी की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप सी में हमें दिखती है अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, पीएनजी, युगांडा एंड वेस्ट इंडीज। सो यहाँ पे हमें 3 ऐसी टीम्स हैं जो दिख रही हैं जो एक दूसरे को चैलेंज कर सकती हैं, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली इनको होम एडवांटेज उन कंडीशंस के अंदर खेलते आ रहे हैं उनके प्लेयर और परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं और लेटली अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड एज ऑलवेज आप कोई भी इवेंट शुरू होता है तो न्यूजीलैंड को आप
4-5 टीमों के अंदर रखते हैं कि यार इन्होंने आना ही आना है। खामोशी से यूं करके ये सेमीफाइनल तक तो आ ही जाती है। तो बिल्कुल, मतलब उनको दाद देनी पड़ेगी, इतना सा मुल्क है और जिस तरह उनकी टीम। उनका सोशल मीडिया थोड़ा कमजोर तो नहीं है? वो तो चलता नहीं होगा, इसलिए टीम स्ट्रांग है। ये एक मेरे ख्याल से एक वाहिद वर्ल्ड कप होगा जिस वक्त जो है न्यूजीलैंडर्स जाग रहे होंगे, जिस वक्त उनकी टीम खेल रही होगी। वरना हमारे पास आके खेलते हैं, जीतते हैं, पिछले वर्ल्ड कप में खेले, जो भी परफॉर्म किया, सो रहे होते हैं, बाकी सब पूरी आवाम सो रही होती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई वो। लेकिन अफगानिस्तान, अभी हम कंडीशंस की जो बात कर रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली होंगी, तो आई थिंक जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिन बॉलिंग अटैक आप देखेंगे वो अफगानिस्तान का ही आप देखेंगे। तो जिस तरह उन्होंने बैटिंग भी इम्प्रूव की है, पहले था इट वाज ऑल अबाउट देयर बॉलिंग, लेकिन अब जिस तरह उनके बैटिंग में भी लड़के स्टेप अप कर रहे हैं कि मतलब उनको प्रॉपर खेलना आता है। अब ना वो 50 ओवर में उन्होंने दिखा दिया, T20 में वो पहले से दिखाते आ रहे थे। तो इसलिए आई थिंक सबसे जो मुश्किल ग्रुप है ना, वो ग्रुप C हमें नज़र आता है कि अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड, इनमें से एक टीम मतलब जो जाएगी चूज़ करना मुश्किल होगा। तो आई थिंक अफगानिस्तान की बड़ी ब्राइट चांसेस हैं कि वहाँ पे शायद वो न्यूजीलैंड जैसी टीम को भी वो हरा सकते हैं। फास्ट बॉलिंग मुझे लग रहा है अफगानिस्तान जो है इन तीनों टीमों में, मुझे लग रहा है कि उन कंडीशन को देख के उनके जितने प्लेयर हैं उन्होंने सारे CPL खेले हुए हैं। जो उनकी कोर है ना, कोर जो 6-7 प्लेयर हैं उनके, राशिद, नबी, ज़ादरान की बात करें, उनके विकेट कीपर बैट्समैन जो ओपनर हैं उनकी बात करें, गुरबाज की, ये सारे CPL पिछले 2-3-4 साल से रेगुलर खेल रहे हैं। तो उनके लिए कुछ नथिंग न्यू। मुजीब हैं, मुजीब उनके स्पिनर, वो भी। तो मुझे लग रहा है कि वो इस ग्रुप में मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग टीम अफगानिस्तान की लग रही है। इनकी फास्ट बॉलिंग भी बेहतर हुई है। नवीन फास्ट बॉलर नवीन गयाना से 2-3 साल से खेले हुए हैं। इनके फजले फारूकी हैं। तो एक कंप्लीट टीम आपको नज़र आती है उन कंडीशन के हिसाब से। बैटिंग आप देखें, ऑलराउंडर उनके पास अच्छे हैं, बॉलिंग तो उनके 5 के 5 बॉलर ऐसे हैं जो तगड़े हैं कंडीशन के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड के लिए जो है वो खतरे का एक, ये ग्रुप सबसे ज़्यादा टफ है इन तीनों टीमों में। ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रही है, होम क्राउड होगा तो वो एडवांटेज उनको हासिल होगा। तो इस ग्रुप में डिसाइड करना मुश्किल होगा। मुझे न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा ख़तरा लग रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड जितनी मैं CPL वहाँ पे खेला, न्यूजीलैंड के प्लेयर वहाँ पे आके कभी भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ पिचेस। स्लो पिचेस हैं, उनकी बैटिंग वहाँ स्ट्रगल करती है। बॉलर उनके पास स्पिनर सूदी हैं, वो सेंटनर हैं, बॉलिंग स्पिनर उनके अच्छे हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग को इतनी हेल्प नहीं मिलती। बोल्ट हो गए, सऊदी हो गए, शायद उनको इतनी हेल्प वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ओके जी, ग्रुप डी की तरफ नजर डालते हैं। ग्रुप डी पे नजर डालते हैं और यहाँ पर बांग्लादेश भी है, साउथ अफ्रीका भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है और नीदरलैंड्स की टीम भी ग्रुप डी में मौजूद है। तो यहाँ पर भी जो ऊपर की 3 टीमें हैं, बांग्लादेश अभी अमेरिका से हारी है सीरीज़, फिर साउथ अफ्रीका और श्रीलंका हैं। तो वसीम साहब, बांग्लादेश भी अगर कंडीशंस के एतबार से बात की जाए तो लोग इनको देखते हैं, क्योंकि ये अपने मुल्क में जब खेलते हैं तो स्लो पिचेस के ऊपर ये बड़ी मुश्किलात खड़ी करते हैं। देखिए, विद इन द ग्रुप देखते हैं तो आपको मतलब एक क्लियर जो फेवरेट्स नजर आते हैं वो साउथ अफ्रीका पर नजर आता है। बाकी जगह पे आप देखते हैं कि दोनों टीमें तगड़ी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो साउथ अफ्रीका को क्लियरली एक नज़र आती है कि एक तगड़ी टीम है। उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, अब दोनों की स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं तो वही कि अपनी कंडीशंस के अंदर ये बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो वो थोड़ा एज देते हैं आप श्रीलंका को कि उनके पास थोड़े एक्सपीरियंस बैटर्स भी हैं और वो ज़्यादा बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म वो करते हैं। लेकिन जो खतरे की घंटी बजा सकते हैं वो डेफिनेटली नीदरलैंड्स की टीम है कि वो किसी भी कंडीशंस के अंदर कि वो आगे, हालांकि वो लिमिटेड से उनके रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो बॉलिंग के हैं चाहे बैटिंग है, लेकिन यूटिलाइज उनको बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी वर्ल्ड कप का मैच अच्छा खेले थे, 280 समथिंग पे जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था। जी। नीदरलैंड देखिए, इन्होंने भी हराया हुआ वर्ल्ड कप के अंदर, उन्होंने अपसेट किए, इंग्लैंड को इन्होंने हराया था वर्ल्ड कप पिछले T20 में। इनकी बदौलत हम सेमीफाइनल पहुंचे थे, साउथ अफ्रीका को हराया था इन्होंने। तो ये भी मतलब उस लिहाज से आप देखते हैं तो एक तगड़ा ग्रुप ही आपको नजर आ रहा है। लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका और श्रीलंका दे शुड मेक इट थ्रू फ्रॉम हियर। बांग्लादेश का ना इशू वही कि अपनी कंडीशन से जब बाहर निकलते हैं ना तो दे स्ट्रगल, वो चाहे कहीं पे भी जाते हैं। हालांकि ये भी कंडीशन जो है वो कोई इतनी डिफरेंट नहीं है बांग्लादेश से। यहाँ पे भी स्लो पिचेस हैं, स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले, बट डेलस में खेलेंगे ये अपना पहला मैच श्रीलंका का। साइकोलॉजिकली ना कोई इशू है इनका कि ये जब अपने घर से बाहर निकलते हैं ना तो वो डर का एलिमेंट होता है या आई डोंट नो क्या है, लेकिन वो दे नेवर परफॉर्म। हालांकि टीम इनकी बहुत तगड़ी है, स्पिनर अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स को खेलने वाले बैट्समैन बड़े अच्छे हैं, बट जैसे ही वो बांग्लादेश से बाहर निकलते हैं, आप देखें बांग्लादेश में इन्होंने कौन सी टीम को नहीं हराया। सबको, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को भी हराया था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यू नेम इट,
ठीक है, क्लीन वॉश भी किए हुए हैं, बट जैसे ही वो बाहर जाते हैं अपने घर से तो उनकी परफॉर्मेंस का लेवल बिल्कुल, अभी वो अमेरिका से हार गए, हाँ, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। श्रीलंका क्योंकि प्रेशर सिचुएशन, प्रेशर हैंडलिंग थोड़ी बेहतर है उनकी, मतलब श्रीलंका हाल ये नहीं कह सकते कि अपने घर के शेर हैं, वो बाहर भी परफॉर्म करते रहे हैं। तो बांग्लादेश के लिए इस ग्रुप में मुश्किल होगा, बट ऑब्वियसली दे आर टेस्ट प्लेइंग नेशन, टीम अच्छी है, कर सकते हैं, बट हिस्ट्री को देख के तो लगता है कि उनके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, मुश्किलात आप लोगों के लिए भी बढ़ेंगी और मुश्किलात ऐसे बढ़ेंगी आप लोगों के लिए कि ये 4 ग्रुप है, अपनी टीम्स, टॉप टीम्स आप लोग बताएं और हमारी प्रोडक्शन टीम नोट कर ले ये टॉप टीम्स, बिकॉज जब सुपर 8 का इख्तिताम होगा सो वील बी शोइंग द टेबल कि टॉप टीम्स जिसने जो बताई थी वो कितनी सही हुई और कितनी नहीं हुई। सो ग्रुप ए सेमीफाइनलिस्ट या नहीं, टॉप 4 तक तो जाएंगे हम, आहिस्ता आहिस्ता विल गेट स्लो डेथ, ग्रुप वाइज। सो यस, ग्रुप सबसे पहले ए में आपके टॉप 2 सुहेल। इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, योर टॉप 2 वसीम? सेम, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान। ग्रुप बी में आपकी टॉप सुहेल? I'll go with ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। ओके, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। ओके, ग्रुप सी में योर टॉप टीम? I'll go with अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज। अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज, योर कटिंग ऑफ न्यूजीलैंड? मुझे लगता है। ओके, जी वसीम? I will go न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज। न्यूजीलैंड एंड वेस्ट अफगानिस्तान मतलब है, लेकिन आई थिंक वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी है कि उन कंडीशंस के अंदर, ठीक है, उनको कुछ एडवांटेज तो है और उनके पास मैच विनर्स तो हैं। हाँ, तो आई विल गो विद न्यूजीलैंड। और इन्होंने अपने सुपर 8 के मैचेस वेस्ट इंडीज में खेले। सो या डी, ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका, योर टीम? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। एक ग्रुप सी है जिस पे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कहीं ना कहीं तो हमने करना था ना, चलो किसी एक ने तो जीतना है ना, ज़ाहिर है, तो कहीं ना कहीं बाद में चेंज कर लेंगे, दो मैच ट्विस्ट आना चाहिए ना कहानी में। अच्छा, अब कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन जो हमें हमेशा बहुत पसंद है, पाकिस्तान की हम डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे क्योंकि वसीम आप फॉर्मर चीफ सिलेक्टर रहे, हमारे डोमेस्टिक में आपको दिखता है कि कोई ऐसा है जिसको हमने मिस आउट कर दिया और हम नहीं लेकर जा रहे, उसको स्क्वाड में क्यों नहीं रखा हुआ, मिडिल ऑर्डर, मिडिल ओवर्स, ये कैसे होगा, क्या होगा? क्या हमारे डोमेस्टिक में कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम मिस आउट कर गया? बट इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूंगी, जरा सोचें अपने जहन को, वो करें कि कौन कौन से आपको नाम सोचने का वक्त दिया है। बिल्कुल सोचने का वक्त दे रहे हैं, बिकॉज एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर 2020 40-20 स्पेशल। और ये ट्रांसमिशन शुरुआत हो चुकी है इसकी, एंड कल से T20 वर्ल्ड कप 2024 की भी हो जाएगी शुरुआत। उस मैच के हवाले से भी बात होगी बिकॉज USA एंड कनाडा वुड बी इन एक्शन। डैलस में ये मैच खेला जाएगा, द फर्स्ट इनॉग्रल मैच ऑफ द वर्ल्ड कप एंड साथ ही साथ द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप मैच फॉर USA एंड कनाडा। बिल्कुल ऐसा ही है। और चूंकि ये जैसे शुरू में बात की अमेरिका में क्रिकेट के हवाले से कि वहाँ पर क्रिकेट को फ़रोग मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन एक फ़रोग ज़रूर होगा वहाँ पर। ये ज़रूर हो सकता है सुहेल, चूँकि खेल कर भी आए, इनसे भी जानेंगे कि जो लीग क्रिकेट है उसके लिए एक नई मार्केट ज़रूर खुलेगी, क्योंकि हर साल आपको लीग क्रिकेट वहाँ पर होते हुए नज़र आ सकती है। उसका सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये किस हद तक इसमें मकबूलियत आती है अवामी सतह पर, वहाँ पर लोग उनके कितने इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि UAE में भी हमें क्रिकेट तो होते हुए दिखाई देती है, लेकिन जो उनके लोकल हैं वो ज़रा कम वहाँ पर निकलते हैं। लेकिन एक बड़ी मार्केट जो क्रिकेट की इकॉनमी है उसके लिहाज से अमेरिका एक अहम मुल्क ज़रूर होगा मेरा ख्याल आने वाले दिनों में। बिल्कुल। अभी ना वहाँ पे मेनली जो इंडियन पाकिस्तानी इस्टेब्लिश लोग हैं ना, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं क्रिकेट को। 4-5 मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें अब तो एवरेज अगर आप देखें तो 35 से 40 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन टूर्नामेंट्स में। वो ये अप्रैल से सिलसिला शुरू होता है और दिसंबर तक होता है। इसमें मतलब एक सीजन है, मेजर लीग, माइनर लीग, ये सब ये अलग हैं। उसके अलावा 4-5 प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते हैं जिसका $1 लाख $2 लाख इनाम होता है, और प्राइवेट लोग हैं जो कि अपनी टीम्स बनाते हैं, शौकीन आप कह सकते हैं, जो कि क्रिकेट के शौकीन हैं। मिनी फ्रेंचाइज आप बोल सकते हैं कि वो अपनी फ्रेंचाइज बनाते हैं। उन्होंने अपनी अपनी टीम्स बनाई हुई हैं बाकायदा, उनके पे रोल पे हैं। कुछ लड़के जो पाकिस्तान से भी आपको पता है, कुछ लड़के गए हैं न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से, उन्होंने वो लड़के अब वहीं पे रहते हैं। दे लुक आफ्टर देम। उनको क्लब क्रिकेट खेलने को मिलती है, क्लब मैचेस की फ़ी उनको मिलती है।
अभी तक जो सेटबैक है उनको कि वहाँ पे ग्राउंड्स नहीं हैं। ग्राउंड्स हैं लेकिन वो प्रॉपर क्रिकेट फील्ड नहीं है, वो मतलब छोटे से ग्राउंड है, उनके ऊपर वो मैटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है। अभी 2, क्योंकि मेजर लीग लास्ट ईयर हुई, उसमें 2 ग्राउंड बने, डैलस में बना और एक फोर्ट लॉरेडोल में ऑलरेडी है, और एक ग्राउंड टेक्सास में कहीं और बना है आई गेस। तो ये 3 तो प्रॉपर इंटरनेशनल स्टेडियम अब उनके पास आ गए हैं। तो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू, इसको एज ए बिजनेस लेते हैं वहाँ पे ना लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है इंडिया पाकिस्तान से जो लोग वहाँ रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ पे एक जगह पे, वो टेक्सास में एक जगह है जहाँ 6 ग्राउंड्स हैं एक साथ, एक जगह पे 6 क्रिकेट फील्ड्स हैं, और वीकेंड पे वहाँ पे आपको ग्राउंड मिलता नहीं है खेलने को। तो क्रिकेट प्रमोट हो रही है, और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट मेजर लीग और माइनर लीग ने उसके ऊपर और ज़्यादा वो अब और ज़्यादा लोग वहाँ पे जा रहे हैं। आप कोरे एंडरसन फेमस इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, मतलब न्यूजीलैंड का कैरियर छोड़ के तो अब वो अमेरिका में रह रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, सेटल्ड हैं। तो क्रिकेट प्रमोट हो रही है। जो हमारे यहाँ से लोग गए एशिया से, उनकी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको एकेडमीज़ में भेजते हैं, बाकायदा उनको ट्रेनिंग। अब वहाँ पे क्रिकेटिंग कल्चर डेवलप हो रहा है। इससे पहले सिर्फ यही था कि शौकीन मिजाज जो लोग यहाँ से इमिग्रेंट जाते थे अपना शौक पूरा करने के लिए वीकेंड पे को क्रिकेट खेल ली, बट नाउ फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स वो एक बाकायदा प्रोफेशन बनता जा रहा है। तो जो क्रिकेट लोग वहाँ के लोकल जो देखते जाएंगे क्रिकेट, तो इंस्पिरेशन बनती जाएगी। अब वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आने वाले 5-7 सालों में यूएस से एक मेजर मार्केट होगी क्रिकेट की, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे पैसा काफ़ी ज़्यादा है। सेटल्ड लोग हैं, वो चाहे इंडियन है, पाकिस्तानी है, एशियन, बहुत सारे सेटल्ड लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। तो ये मार्केट बनेगी, इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स का फोकस अब, पहले इंग्लैंड होता था, अब इंग्लैंड से शिफ्ट होके, क्योंकि इंग्लैंड में जितने उनको 6 महीने में 5 महीने में पैसे मिलते थे, अब वो वहाँ जाते हैं, एक टूर्नामेंट खेलते हैं या 2, तो उतने ज़्यादा पैसे वो 1 महीने में बना लेते हैं। तो अब शिफ्ट होता जा रहा है, और आप देखेंगे कि आने वाले सालों में ये और ज़्यादा होता जाएगा। बट देन हम जब एक स्पोर्ट्स की बात करते हैं, अगर आपके लोकल्स उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होते तो थोड़ा सा मसला और होता है उसको मतलब तेज़ी से बढ़ने में। हमने यूएई में देखा, साल से यूएई में जो है वो क्रिकेट हो रही है, दूसरी टीम्स आके खेल रही थी, इवेंचुअली उनके क्लब्स बहुत तेज़ी से बनना शुरू हुए, यूएई की टीम आपके सामने आ गई, मगर बड़ा स्लो प्रोग्रेशन हुआ बिकॉज उनके लोकल्स आर स्टिक टूवर्ड्स फुटबॉल, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट फुटबॉल की तरफ होता है। यही आप देखते हैं कि यूएस में सॉकर है तो रग्बी है, उनका इंटरेस्ट बेसबॉल है, उस तरफ है, टाइम लगेगा। डेफिनेटली ऐसा ही है। देखिए आपने खुद ही जवाब भी इसका दे दिया कि वहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो कि वहाँ पे स्पोर्ट्स ऑलरेडी कल्चर एक डेवलप है, ये नहीं कि वहाँ पे स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं होती थी और क्रिकेट एक आ गई है तो हर बंदा इधर ही आएगा। तो ऐसे मुल्कों के अंदर ऑब्वियसली इनिशियली बल्कि काफ़ी अरसे तक ये डिपेंड करेंगे एशियंस के ऊपर ही कि जो हमारी कम्युनिटी वहाँ पे है, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तान, जितने भी एशियंस हैं जो कि क्रिकेट प्लेइंग नेशन से वहाँ पे गए हुए हैं, तो मोस्टली तो आपको वही सराउंडेड नज़र आएंगे, उन्हीं की टीम बनती आएगी। लेकिन यह है कि इक्का दुक्का भी उसमें आते जाएंगे। तो इवेंचुअली आई थिंक कि अगर आप इसको थोड़ा सा, अगर बेसबॉल का ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी क्रेज़ है और ऑब्वियसली काफ़ी सिमिलैरिटीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह T20 क्रिकेट जा रही है, जिस तरह की पावर हिटिंग के अंदर टेक्निक्स आ रही हैं, सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आते हैं। बेसबॉल कोचेस रख रहे हैं क्रिकेट के लिए जी, तो शायद आगे चल के उनको ये हेल्प है। ऑब्वियसली आप कंपेयर यूएई के साथ नहीं कर सकते, तो वो छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कम्युनिटी भी नहीं है, और मतलब जो क्रिकेटिंग जो देखते हैं तो उसमें भी आपको एशियन ही ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन आगे आई थिंक अमेरिका में क्रिकेट तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जहाँ पे पैसा है ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे जहाँ पे मार्केट बड़ी होगी, क्रिकेट आपके वहाँ को बढ़ती हुई नज़र आएगी, और इवेंचुअली शायद इसमें आपको कुछ नज़र आ जाएंगे। क्योंकि अभी हम वो टीमों पे नज़र डालते हैं तो लगता यही है कि जैसे कर्नाटका की टीम है कोई, या हमारी यहाँ साउथ कराची की टीम बनी हुई है, तो उस तरह के नाम आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इक्का दुक्का भी आते जाएंगे। तो आई थिंक यही एक काम है आईसीसी का। ऑब्वियसली आईसीसी की जो मेन जॉब एक है, जो एक उनका टास्क यही है, इसको ग्लोबलाइज करना है इस गेम को। तो आई थिंक कनाडा और अमेरिका दोनों राइट सिम्ट में है। अब यह है कि T20 पे ही सिर्फ वहाँ पे फोकस है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर ये शिफ्ट होता है 50 ओवर्स या 2 डे 3 डे क्रिकेट की तरफ आते हैं, तो फिर डेफिनेटली इसके अंदर चीज़ें आपको बेहतर पाकिस्तान से भी। इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, अब उन्होंने स्कूल्स में भी क्रिकेट को प्रमोट करना शुरू किया है। अब जो क्रिकेट ज़ाहिर है ऑब्वियसली बचपन से आप खेलना शुरू करते हैं तो आप सीखते हैं। तो आज से 10-15 साल पहले जब जो लोग यंग एज में थे, जब उन्होंने क्रिकेट देखा ही नहीं, तो वो कहाँ से इंस्पायर होते हैं।
अब क्योंकि क्रिकेट वहाँ पे ग्रो होना शुरू हुई है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं, इवन जो लोकल बच्चे हैं, जब वो अपने इर्द गिर्द में क्रिकेट होती हुई देखेंगे, स्कूल्स में देखेंगे, तो वो इंस्पायर होंगे और इस स्पोर्ट की तरफ आएंगे। तो लोकल की इन्वॉल्वमेंट अभी भी 10, अब ये वाली जो जनरेशन बड़ी होगी ना, जब ये 15-20 साल के होंगे, तो शायद इनमें से इक्का दुक्का क्रिकेट की तरफ भी आपको आते हुए नजर आए। तो इट टेक्स टाइम। मतलब क्रिकेटिंग कल्चर जो है वो आपके ख्याल में वहाँ पर अब नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ पाकिस्तान से भी लोग गए, क्रिकेटर्स पाकिस्तान से भी, लेकिन अगर उनकी गुफ्तगू को सुना जाए तो वो ये लगता है कि शायद पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता होकर गए। तो आपको लगता है भले दोनों सूरतों में उनका तो फ़ायदा ही है, चले एक अच्छी जगह पर अपॉर्चुनिटी मिल गई, और दूसरा क्या वाकई आपको लगता है कि जाते हुए ये कहना ज़रूरी यार मैंने खिलाया नहीं तो मैं इस बात से जा रहा हूँ, हालांकि बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी तो जा सकते हैं। देखिए, अपने लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि एक और मार्केट डेवलप हो चुकी है। ठीक है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए खेलते हुए 15 प्लेयर ही टीम में जाते हैं, और एक बड़ी मार्केट है ना पाकिस्तान भी। एक पूरा पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मेजर स्पोर्ट सिर्फ क्रिकेट है, एक क्रिकेट खेली जाती है। इंडिया की तरफ आप जाएंगे तो इंडिया में मेजर स्पोर्ट क्रिकेट है। तो आपको सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, वहाँ पे इंडिया से गए हुए भी बहुत सारे प्लेयर्स नज़र आएंगे जो कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी नहीं है इन कंट्रीज़ में। श्योरिटी इस वजह से नहीं है कि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। आप जगह छोड़ते हैं तो आपकी जगह पे 20 बंदे और तैयार होते हैं उस जगह को लेने वाले। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुज़ाहिका नहीं है कि अगर आपके पास आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, यू गो फॉर इट। इट डिपेंड्स, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है यार कि वेदर यू आर अ फाइटर, कि आप फाइट करना चाहते हैं अपनी जगह पे रह के, आप फाइट करें, फाइट फॉर योर प्लेस, या यू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिली यू गो फॉर इट। चले गए, ठीक है। अच्छा, कंपटीशन की बात हुई है वसीम साहब, अभी सुहेल ने कहा कि बहुत कंपटीशन है पाकिस्तान में। कितना कंपटीशन है? हमें 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम नंबर 4, 5, 6 का बल्लेबाज नहीं ढूंढ पाए हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया। अच्छा, इसका जवाब मैं दे दूं क्योंकि मैं ना ये डिबेट अभी मैंने, जब मैं चीफ सेलेक्टर बना अंडर 19 का, तो मैंने ये डिबेट वहाँ पे भी की। अच्छा, अब आप इसकी रूट आप देखें कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है, ओपनर्स क्यों प्रोड्यूस, हर बंदा ओपनर बनना चाहता है। आप ये प्रॉब्लम क्लब क्रिकेट से देखें। आप क्लब में बच्चा जाता है ना, जो थोड़ा बेहतर खेलता होता है ना, उसको क्लब वाले कहते हैं कि यार तुम ओपन करो, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि जी बस अपने नंबर गेम है जी, हमारे यहाँ सिलेक्शन नंबर गेम है, जिसके सबसे ज़्यादा रन्स हैं आपने उसको खिलाना है। तो ओपनर के पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। 20 ओवर का मैच है तो 20 ओवर हैं खेलने को, 50 हैं तो 50 ओवर आपके पास हैं खेलने को। तो नंबर गेम से जब हम निकलेंगे ना, अभी मैंने सजेस्ट यही किया था कि यार आप नंबर वाइज जो है ना वो सिलेक्शन करें। अगर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन आपको चाहिए ना, तो उसकी सिलेक्शन ये नहीं होनी चाहिए यार कि ओपनर ने कितने रन्स बनाए थे। किस आप उस नंबर, आप देखें नंबर 4 पे जितने प्लेयर खेले हैं ना, होना उसमें भी टॉप परफॉर्मर चाहिए, लेकिन 4 नंबर का प्लेयर चाहिए तो 4 नंबर के ही कंपटीशन होना चाहिए। तो इससे आप देखेंगे कि जब ये क्राइटेरिया बनेगा ना, तो फिर हर बंदा ओपनर बनना नहीं चाहेगा। अब तो बाय फोर्स जो है ना आप बनाते हैं, कुछ तो खुद बनना चाहते हैं, कुछ की मजबूरी होती है यार कि ओपन करेंगे तो ज़्यादा रन्स करेंगे। तो जब हम ये क्राइटेरिया चेंज करेंगे ना, जब ये मैसेज अभी नहीं चेंज होगा, ये मैसेज नीचे तक जाएगा ना कि आप यार जिस नंबर पे खेलेंगे, जहाँ रन्स करेंगे, वहाँ पे आपको टॉप करना है। अब नंबर 6 वाला बैट्समैन है, उस बेचारे को T20 में 4 ओवर मिलते हैं या 5 मिलते हैं, अब वो कैसे कम्पीट करेगा 500 रन बनाने वाले को 400 रन। हमारे यहाँ मीडिया क्या बात करता है यार, देखें उसके तो इतने 100 रन हैं, उसको नहीं खिलाया। अब 100-200 वाले रन को तो कोई बात नहीं करेगा, हालांकि हो सकता है वो जो 200 रन हैं जिसके 6ठे नंबर पे, वो कितने इम्पैक्टफुल रन हैं, मैच विनिंग रन हैं, ठीक है, बट नोबडी केयर्स अबाउट इट। तो हमें ये माइंड सेट, ये क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा नीचे लेवल तक। जब नीचे ठीक होगा तो आने वाले 6-8 सालों में आपकी चीजें, ये जो रोना हम रोते हैं ना, कि अब आप देखें शहजादा फरहान को हमने वो खेलता रहा एज ओपनर और उसको 6ठे नंबर पे खिला दिया, 7वें नंबर पे उसको खिला लिया, हालांकि वो सिलेक्शन होनी नहीं चाहिए थी। आप आगे वसीम भाई ने भी बात की ना कि एज ए चीफ सेलेक्टर आप देखते हैं यार कि टीम में जगह कौन से नंबर की खाली है। ये नहीं कि यार इसने सीजन में इतने रन किए हो तो मैंने इसको खिलाना ही खिलाना है। अगर बाबर और रिजवान ओपनर हैं तो किसी ने उनको बीट करना है तो उनसे बड़े नंबर लेके आए, उनको बीट कर दे, तो उनको रिप्लेस कर दे। अब सिर्फ इस बेस पे आप उनको ले आए, किसी प्लेयर ने डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा रन किए कि जी ओपनर पे तो स्लॉट है ही नहीं ना आपके पास, तो फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज होने की ज़रूरत है।
जो कि नीचे लेवल से होगा, अभी ऊपर नहीं होगा। ऊपर तो जो आपके पास टैलेंट है वो है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज होने की जरूरत है, और क्या अदर वे राउंड होने की जरूरत है कि ये मैसेज सेंड किया जाए डोमेस्टिक में कि भाई हमें चौथे, पांचवें, छठे नंबर का प्लेयर चाहिए, डोमेस्टिक में उन प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। फिर रोकूंगी आपके जवाब को यहीं पे, बिकॉज मैंने ब्रेक पर जाना है और सोचने का वक्त नहीं है। मैं जाते जाते ये कहूंगा कि पिछले 3 साल से ये क्राइटेरिया ऊपर से लेके डोमेस्टिक तक, ये क्राइटेरिया जो सुहेल ने भी बात की है, इसी को ही फॉलो किया जा रहा था। नंबर्स की जो बात कर रहे हैं, ओपनर्स के नंबर्स, नंबर 3, 4, 5, उसकी लादा से परफॉर्मेंसेस निकली थी। हमने इसको फॉलो डोमेस्टिक में भी किया था और कोशिश की थी कि इंटरनेशनल में भी इसको फॉलो किया जाए। ब्रेक से आए तो फिर जरा बिल्कुल जी, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल डिस्कशन। हमारी पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे हो रही थी कि किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है डोमेस्टिक में, क्या मिडल ऑर्डर बैटर्स हैं कि नहीं हैं, या सिर्फ रन्स देखे जाते हैं और उस पे कंपेयर कर लिया जाता है बाकी और पोजीशन के बैटर्स को भी। सो वसीम, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, जिस तरह हम डिस्कशन करते करते हम ब्रेक पर गए थे, क्या ये ऐसे होता है कि नहीं जी टीम में इन चीज़ों की, इन स्पॉट्स पे लड़कों की ज़रूरत है, उन लड़कों पे फोकस रखें, नोटिस रखें, क्या इस तरह चलता है, इस तरह उल्टा सिलसिला, या इसी तरह चलता है सिलसिला? नहीं, बिल्कुल होता है ऐसा। ये नहीं है, आप तो समझते हैं जैसे बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, BCB वाले बिल्कुल ऐसे बैठे। मैं आपको बताता हूँ, अपने टेनोर की बात करता हूँ कि ऑब्वियसली ये चैलेंज पहले भी था और हमारे दौर में भी रहा ये, कि ये इशू था एक हमारे पास। जहाँ तक क्राइटेरिया की बात है, चाहे वो डोमेस्टिक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, चाहे वो इंटरनेशनल के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो वो नंबर वाइज चीज़ें देखी जाती कि कौन किस नंबर के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। और ये अंडर 19 से लेके ऊपर तक यही सिलसिला एक चलता गया था। और उसकी मेन वजह यही थी कि जैसे सुहेल ने बात की थी कि सिर्फ स्टैट्स, उससे पहले चीज़ों को सिर्फ स्टैट्स पे देखा जाता था कि ये इसके रन्स हैं, इसके रन्स हैं, इसके रन्स हैं, इनको हम टीम में भी सिलेक्ट कर लेते हैं। 5-6 ओपनर्स आप सिलेक्ट उस टाइम पे हो जाते थे। डोमेस्टिक में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि जब टीमें कम हुई तो ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो थे फिर वो ज़्यादा थे, परफॉर्मर्स भी ज़्यादा आपके पास सामने आए। तो फिर हमने चीज़ों को थोड़ा सा वो किया था इसना कि जो जिसका नंबर है वहाँ पे किसने परफॉर्म किया हुआ है। तो फोकस तो देखिए आपका हमेशा रहता है, नॉट ओनली कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। जो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंज था सिलेक्शन में वो लैक ऑफ क्वालिटी स्पिनर्स था, कि बैटिंग में तो फिर हमारा गुजारा हो रहा था कि कि रिजल्ट तो अच्छे आ रहे थे ना, ठीक है। अब उसमें क्या था, 2 ही तरीके होते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनको चांसेस दें, ठीक है ना। जो हमने दिए, जितने भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे उन सबको चांसेस दिए, फिर एंड में जाके जो भी उनमें परफॉर्म कर गया। उसके अलावा फिर हमने, चाहे वो हैदर अली थे, खुशदिल शाह, आसिफ अली, इफ्तिखार उसमें आ जाते हैं, लेकिन दानिश अजीज, हाँ जी, मिसबाह के दौर में वो भी खेले थे। तो इस तरह के प्लेयर्स को मौके मिले और उस तरह कोई अपॉर्चुनिटी उस तरह ग्रैब नहीं कर सका उस तरह। लेकिन साथ में थोड़ा सा देखिए, इसमें जो मुझे थोड़ा सा होता है कि जब मैं फ्रस्ट्रेशन आप कह लेंगे एज चीफ सिलेक्टर, ऑब्वियसली जब प्लेइंग 11 है वो मेरे इख्तियार में नहीं होती। अब ये जिस नंबर की डिबेट चल रही है ना, ये वेरी हाई रिस्क एक पोजीशन है कि यहाँ पे फिर आप स्ट्राइक रेट मैटर करता है, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस आपकी मैटर करती है, आपकी एवरेज परफॉर्म उस पर वो नहीं होती कि एवरेज कितनी चल रही है, आपको मैचेस वो कितने जिता रहा है। समटाइम वो 10 रन करके मैच जिता सकता है, समटाइम वो 20 रन करके मैच जिता सकता है। तो वो टाइम्स मुझे ये होता था कि यार ये 2 मैचों के बाद ना कभी आसिफ को बाहर बिठा दिया, तो कभी खुशदिल को बिठा दिया, कभी दानिश को बिठा दिया, ये सिलसिला था। ये भी एक वजह थी कि हम तो देख रहे हैं ना जी कि नीचे से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक कथा कलामी की मादर चाहता हूँ, क्योंकि ये ना हो कि बहस किसी और तरफ निकल जाए। एक ऐसी टीम में जहाँ पर उसके कप्तान बाबर आजम है, जहाँ पर उसके मोस्ट सीनियर प्लेयर उसके साथ रिजवान है, और वो दोनों फिक्स हैं अपनी पोजीशन के ऊपर, वो फ्लोट उसमें तो नहीं करते। उसमें फ्लोटिंग पर बात आती है तो फिर पता नहीं क्या कोई सलामती ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि 2 मैचेस में उसको खिलाया, 2 मैचेस में उसको खिलाया, कौन हिलाता है उनको, नंबर 4-5 वालों को, और क्यों हिलाता है? और देखिए प्लेइंग 11 फिर मैं कहूँगा कि आपके कैप्टन बनाते हैं, कोच साथ होते हैं, लेकिन मोस्टली ये कैप्टन आपके डिसीजन करते हैं प्लेइंग 11 का। क्योंकि मेरे पास में प्लेइंग 11 का होता तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद मैं डिफरेंटली करता प्लेइंग 11 के अंदर, ठीक है। कि तो एक वजह ये भी है कि हमारे प्लेयर स्टैब्लिश नीचे उस तरह नहीं हो सके हैं कि हमने उनके 2-2, 3-3 मैचेस देख के उनको स्क्वाड से नहीं निकाला, लेकिन
प्लेइंग 11 बाहर हो गए, ठीक है, ये फैसले कप्तान करते हैं, कैप्टन के फैसले होते हैं प्लेइंग 11 के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब ये नहीं है कि ये जितने लड़कों के हम नाम ले रहे हैं इनको खेलना नहीं आता था, ठीक है ना, मैचेस जिताए हैं, चाहे आसिफ अली एकदम से हीरो बने, आपके एशिया कप के अंदर मैचेस जिताए, इंडिया के अगेंस्ट जिताया, वर्ल्ड कप में मैच जिताया, खुशदिल ने मैचेस जिताए, वो एकदम से फेडेड अवे कैसे हो जाते इन वजूहत की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि वो दो चांस करके आप वो अगर 4 सीरीज के अंदर वो आप 10 मैचेस उनके करेंगे, 2 मैचेस करके, तो नंबर तो आपको नजर आए 10 मैचों में उसने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन वो कब चांस मिला, किस सिचुएशन में मिला, कितने मैचों का गैप बीच में आया, ये चीज़ों, तो ये हमें कंसिस्टेंसी थोड़ी सी यहाँ पे दिखानी होगी कि यहाँ पे अभी भी जो प्लेयर जिनको ये बैक कर रहे हैं उनको बैक करना चाहिए, ठीक है ना। आप साइम को बैक कर रहे थे, आप कितना साल होने को आ गया ना, अब एकदम से अगर वर्ल्ड कप के अंदर जाके आप वापस रिजवान बाबर आ जाते हैं, दैट मींस तो आपने वो एक साल जाया किया, बिल्कुल जाया कर दिया। तो कंसिस्टेंसी की क्लैरिटी एक होनी चाहिए कि यार हमने इनके साथ ही अब जाना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फेलियर उसमें आते हैं या सिचुएशन या कंडीशंस की डिमांड ऐसी है तो आप उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेक कि यार इसके 2 मैच हो गए और इसके 3 मैच हो गए। बस ये कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं, पिछला वर्ल्ड कप हम फाइनल खेलते हैं पिछले T20 वर्ल्ड कप का, और वो स्क्वाड उस पर हम नज़र डालते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी कंसिस्टेंटली हमने उस स्क्वाड को कैरी किया। येस, डिफरेंट कंडीशंस, वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, ये US वेस्ट इंडीज़ में होना है, बट क्या हमने कंडीशन बेसिस के ऊपर ये चेंजेस किए या हमने उन प्लेयर्स को डिस्कार्ड कर दिया? सो 2022 का अगर हम पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड देखें और स्क्वाड पे नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होगा कि कितने मेजर हमने चेंजेस की, और जिनकी चेंजेस नहीं हो पा रही, मतलब वो हिलते ही नहीं, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते, उनको हिलाया टिके हुए हैं, जमे हुए हैं, टिके हुए हैं 2022 के। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि ये जब बात हो रही थी नंबरों को हिलाने की, ये मुस्कुराहट क्यों थी? नहीं, मैंने जो डिबेट स्टार्ट की थी ना, क्योंकि मैंने अब जूनियर लेवल पे काम किया है, तो जूनियर लेवल पे मैं अभी एक कैंप में गया, अंडर 16 का कैंप लगा हुआ था, तो कोई 18 या 17 बैट्समैन, 35 रुकनी वो था कैंप था, उसमें 16 या 17 बैट्समैन थे। तो मैं एक दिन के लिए गया, तो मैंने कहा जी आप मिडल ऑर्डर हो, यही मैंने डिबेट वहाँ कोचेस के साथ भी की, फिर मैंने बच्चों के साथ बात करी, मैंने कहा यार जो ओपनर्स हैं वो साइड पे हो जाएं और मिडल ऑर्डर साइड पे। तो आप बिलीव करें कि 17 में से 13 ओपनर खड़े थे, 13, ठीक है। तो ये चीज़ें नीचे से सेटल होने वाली हैं, ऊपर तो आई एम श्योर ज़्यादा है, जो जैसे वसीम भाई ने भी सर्व किया था चीफ सेलेक्टर, जो भी बैठा होता है वो ये चीज़ें देखते हैं, बट जो आपकी प्रोडक्ट नीचे तैयार हो रही है वहाँ पे फोकस करने का ज़रूरत है। वहाँ पे आपको होता ही है कि इस चक्कर में हो सकता है कोई स्पिनर्स को अच्छे खेलने वाले बैट्समैन भी ओपनर बन जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में यही होता है यार मैं सबसे ज़्यादा रन्स करूँगा, मैं टॉप करूँगा तो मैं आगे क्रिकेट खेलूँगा। तो ये मैसेज जब नीचे जाएगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, तो आपके लिए नीचे से प्रोडक्ट मिडिल ऑर्डर की तैयार होकर ऊपर आएगी तो आपके पास ऑप्शन स्पेशलिस्ट होंगे तो ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। exactly. अच्छा, ये जो 2022 की आपने बात की सेवेरा, वो अभी हम दिखा भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो 2022 में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड था वो क्या है, और उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको कप्तानी बाबर आजम करते हुए दिखाई नज़र आते हैं, शादाब खान उसका हिस्सा, आसिफ अली उसका हिस्सा, हैदर अली भी उसका हिस्सा है, उसके बाद हारिस रऊफ हैं, फिर आपको इफ्तिखार अहमद नज़र आते हैं, उसके बाद आपको अब्दुल्ला शफीक भी नज़र आते हैं, खुशदिल शाह नजर आते हैं, शाह, उसके पास देन मोहम्मद हसनैन दिखते हैं, देन नवाज दिखते हैं, मोहम्मद नवाज दिखते हैं, फिर मोहम्मद रिजवान दिखते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर दिखते हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, उस्मान कादिर। सो 5, 6, 7, 8, 9 लड़के जो हैं वो आपको अलग दिखते हैं। और जब ट्रैवलिंग रिजर्व में आप देखते हैं तो फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस एंड शाहनवाज धानी। सो ये टोटल ट्रैवलिंग रिजर्व्स को मिला के, और 9, 10, 11 लड़के ऐसे हैं जो कि 2022 में ट्रैवल किए थे पाकिस्तान स्क्वाड के शक्ल में, और अब 11 चेंजेस। वसीम, ये कंडीशन बेस्ड चेंजेस तो नहीं किए हमने, ये तो हमने डिस्कार्ड किया। लेकिन फिर मेरा ख्याल उस्मान निकल गए थे और हारिस आ गए थे ट्रैवलिंग रिजर्व्स, है ना? फखर भी आ गए थे, फखर भी आ गए थे, फखर भी आ गए थे। तो ये स्क्वाड का हिस्सा बन गए थे। जो दोनों इंजरी की वजह से हारिस भी टीम के अंदर आ गए थे और फखर भी आ गए थे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना कि आप कितना सोच रहे हैं आगे का, क्या आपका विजन है इसके अंदर। कि देखें, इसमें आप
कि वर्ल्ड कप के अंदर ऑब्वियसली बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंसेज भी नहीं थी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ी डिबेट यही थी कि इन दोनों के सर पे टीम चल रही है हमारी, ये आउट हो जाते हैं, नीचे कोई नहीं होता। वो क्या हुआ, जब अपॉर्चुनिटी मिली नीचे देखने, इफ्तिखार आपका टॉप परफॉर्मर था वहाँ के, ठीक है ना, हारिस को अपॉर्चुनिटी मिली, उससे मैचेस आपको जिताए हैं। तो जिस जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती उन्होंने मैचेस जिताए। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले थे शान मसूद। देखें शान उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो उनको कन्विंस किया गया था कि आप नंबर 4 मिडिल ऑर्डर पे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास और ऑप्शन उस तरह के नजर नहीं आ रहे थे, और वहाँ की कंडीशंस को देखते हुए जी कि वहाँ पे ये सूटेबल हो सकते हैं, और फिर उन्होंने रन्स भी वहाँ पे जाके किए थे। लेकिन ये कंटिन्यूटी की बात है कि अब क्या रीजंस थे। अभी जो पहले हम डिबेट कर रहे थे कि 2-3 मैचों की परफॉर्मेंस के ऊपर, या इवन चले 6 मैच कर लें, 8 मैच कर लें, उसको माइक्रोस्कोप लगा के देखा किसी ने कि इनको चांसेस कौन सी सिचुएशन में मिल रहे थे, कितने कंसिस्टेंट मिल रहे थे, और फिर इस नंबर पे खेल रहे हैं जहाँ पे आपके पास 2 ओवर हैं, 3 ओवर हैं, फिर आपने उनकी एवरेज भी देखनी है कितने मैचेस। कि मेरा एक सिंपल होता था कि जो 5-6 नंबर का आपका बैट्समैन आया, समटाइम 4 नंबर भी उसमें आ जाता है, क्योंकि हमारे ओपनर्स 13-14 ओवर वैसे ही खेलते थे, ठीक है। तो 2-3 ओवरों के अंदर अगर कोई लड़का 5 में से अगर 2 मैचेस भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देता है, कंट्रीब्यूशन डालता है मैच जीतने में या मैच को नज़दीक लेके जाने में, तो आई थिंक इट वाज गुड इनफ कि हम कहें कि 5 दफ़ा इसकी बारी आए और 2 ओवरों में 30 रन करने हैं तो वो करके दे। तो हमने वहाँ पे मिस किया। अब जितने भी आप टॉप के देख लें, जितने बैट्समैन फिनिशर्स हैं, ठीक है, उनके कितने कितने लंबे फेलियर्स आए हैं, चाहे वो मैक्सवेल थे, चाहे और आप कोई नाम लेंगे इसी तरह, वो कंसिस्टेंटली कभी भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया जिस नंबर पे वो खेलते थे। तो खेल के वो बने थे। हमारा बस थोड़ा सा होता है कि बस रजीम चेंज जब होती है तो जी हम तो लेके हालांकि नए तो नहीं, आप घर से लेके आ जाते हैं लोगों को, तो वो आप चेंजेस लेके जो आते हैं जस्ट फॉर द सेक कि हम आए तो हमने कोई डिफरेंट करना है। तो वसीम, हम खेल के बनने की बात करते हैं, हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल बाबर आजम की इटसेल्फ है। बाबर आजम ने जब खेलना शुरू किया था अंडर सरफराज, बहुत फेलियर्स थे अर्ली ऑन, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बाबर आजम जिस पे हम इतना फख्र करते हैं इस वक्त, वो मिले हमको। लेकिन जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनका कंपैरिजन मिडिल ऑर्डर से T20 में उस तरह नहीं बनता है कि ऊपर वालों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप वो एक्सपेक्ट करते हैं जी कि ये 5 में से 3 से 4 मैचेस में ये रन्स करेंगे आपके लिए। जैसे जैसे नंबर जीते जाएगा, नीचे आता जाएगा, तो वो रेशो जो है सक्सेस का वो नीचे आता जाएगा। तो हमें वो एडमिट करना चाहिए कि ठीक है ये नीचे खेल रहा है, लेकिन हर मैच, अब इफ्तिखार पे भी काफ़ी बात चल रही है जी कि वो 2 मैचेस हो गए उन्होंने रन्स नहीं किए, या 3 मैचेस हो गए उन्होंने रन्स नहीं किए हैं, लेकिन इफ्तिखार ऐसा है कि वो आपको 5 में से 1 या 2 मैचेस वो नीचे जाके जिताता है, तो ही हैज़ डन हिज जॉब। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा। हम फौरन स्टैट्स जो हम देखते हैं ना कि बाबर कितने रन हो गए, रिजवान कितने रन हो गए, इफ्तिखार कितने रन हैं, या आसिफ अली कितने रन थे, वो कंपैरिजन ही गलत हो जाता है। वो जो कंपैरिजन अगर जो आपने बात की है, लोग तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कर देता है। 4000 हो गए, 3000 हो गए, इतनी 50 बना ली, इतनी सेंचुरी पार्टनरशिप कर ली, तो लोगों को मिसलीड तो वहाँ से भी किया जाता है। आगे इस पर मजीद बात करेंगे। देखिए, ये इसमें मैं सुहेल को भी शामिल करूँगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसपे मैंने भी अपनी वॉइस रेज की थी, इवन सकलैन मुश्ताक थे उस टाइम हेड कोच थे, कि जो ग्लोरीफाई चीज़ों को किया जाता है ना, सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन्स एंड उसके अलावा विद इन द टीम भी ये ना किसकी वीडियो लग रही है, किसकी नहीं लग रही है, अब वो जितने मर्जी वो बड़े लड़के हो जाएं, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर ये चीज़ें मैटर करती हैं कि यार इसकी वीडियो हर मैच किसकी क्यों लग जाती है। किसी भी लगाता है ना, अपनी फ्लेक्स लगाता है, तो जिसने मैच जिताया है उसकी लगनी चाहिए, या तो वो सर्टन 2-3 प्लेयरों से वो निकलते नहीं थे। तो ये पॉइंट हमने रेज किया था और इसका इम्पैक्ट आता नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल आता है। देखिए, एज ए इंडिविजुअल जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हो कि हर तरफ कुछ भी हो जाए, 2-3 चेहरे हैं वही दिखाए जा रहे हैं, यस ब्रांड वैल्यू होती है, आपको बैलेंस रखना पड़ता है, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि टीम 15 की होती है, टीम 11 की नहीं होती, 3-4 की नहीं होती। यस, आपके की प्लेयर हर टीम में 4-5, हर पूरी दुनिया में आप देखेंगे हर टीम के 3-4 ब्रांड वैल्यू वाले प्लेयर्स होते हैं या मेन परफॉर्मर होते हैं, बट आपने लेके 15 को ही चलना होता है, क्योंकि 11 की टीम बनती है तो वो जीतती है, 3-4 अकेले नहीं जितवा सकते। तो वो वसीम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एज ए प्लेयर आप जितने मर्जी मिच्योर हों, एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें आती हैं। और सिंस ये हमारा सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया की चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, आप ना भी चाहें सोचना तो आप तक चीज़ें पहुंच जाती हैं, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो जब आप सोचना शुरू कर देते हैं तो इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंसेस। तो वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है विद इन द टीम। पहली मैं तो ये पीछे इन्होंने ड्रेसिंग रूम की वो वीडियोज़ शेयर करना शुरू कर दी थी, मैं तो उसके टोटली अगेंस्ट हूँ।
ड्रेसिंग रूम की जो चीजें हैं वो that should be वो in that it should remain yes within the group। वो किसी भी नहीं, और आपको पता है ना, कोच को भी पता है कि मैं तकरीर कर रहा हूँ और मैंने अच्छी बातें बोल ली, बहुत सारी बातें होती हैं। बट मैं आपको सॉरी यहाँ पे रोकूंगी सुहेल, बिकॉज वक्त का मुकाबला सच जस्ट लास्ट 3 minutes एंड यस इट इज यूएस वर्सेस कनाडा। इंपैक्ट प्लेयर कौन होंगे? देखिए अच्छा मैच होगा, दोनों टीमें एक, ये मैंने आगे वो डिस्क्राइब किया कि टूर्नामेंट्स होते हैं यूएस में, तो कनाडा के जितने लड़के हैं वो यूएस आके खेलते हैं क्योंकि आपको पता करीब ही है, तो एक अच्छा मैच होगा। ऑब्वियसली यूएसए की टीम ज़्यादा मुझे तगड़ी लग रही है क्योंकि इंडिया से काफ़ी सारे प्लेयर, वो आगे मैं सारा डिस्क्राइब कर चुका हूँ। कोरे एंडरसन ने अभी भी काफ़ी अच्छी लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, वो क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं। अली खान जो है वो वर्ल्ड वाइड आपको पता है, वी ऑल नो हिम कि वो लीग्स वगैरह हर जगह खेलते हैं, CPL PSL हर जगह क्रिकेट खेले हैं, तो उनके पास, उन लड़कों के पास एक्सपोजर ज़्यादा है और मुझे उनकी बैटिंग और बॉलिंग ज़्यादा बैलेंस लग रही है एज़ कम्पेयर टू कैनेडा। बट कनाडा में भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, उनकी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, साद बिन जफ़र हैं, निकल दत्ता हैं, वो कैरम बॉल टाइप करते हैं, तो उनकी स्पिन बॉलिंग जो है वो बेहतर है। बट ऑब्वियसली आई फील के USA हैज़ अ अपर हैंड्स, और अभी लेटली उनकी फॉर्म भी लगी हुई है एज ए टीम, उन्होंने एक बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट सीरीज जीती है, तो इट हेल्प्स, एंड देन दे प्लेइंग दे होम कंडीशन, होम ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का भी एडवांटेज हासिल है। और रेगुलरिटी में डैलस में ही है, मुसलसल डैलस में ही गेम्स खेल रहे हैं, सारी क्रिकेट उधर ही खेल रहे हैं, पूरी जेल हो गई है उनकी। एग्जैक्टली, तो उनके पास मेरे ख्याल में वो कल के मैच में ज़्यादा ऑब्वियसली दे हैव अपर हैंड, बट जैसे मैंने इनका कहा, इनके पास वो 2-3 प्लेयर इनके पास भी इम्पैक्टफुल हैं। हमारे एक यहाँ पाकिस्तान से, बल्कि पिंडी से हमारे फास्ट बॉलर हैं कलीम सना, वो बड़े अच्छे इम्पैक्टफुल बॉलर हैं, वो उन्होंने वहाँ पे जो G20 होती है उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। फिर निकल दत्ता की मैंने बात की, वो बड़े अच्छे हैं। उनके पास एक बैट्समैन हैं फ्रॉम इंडिया, मैं उनका नाम अभी देख रहा था, रविंद्र पाल सिंह जी, वो बड़े अच्छे एक मिडल ऑर्डर के हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, तो एक अच्छा कंपटीशन होगा। और ये आई एम श्योर कि ये दोनों टीमें किसी के लिए भी वॉक ओवर नहीं होगा कि आप ग्राउंड में जाएंगे और जीत जाएंगे, ये अच्छी क्रिकेट कहीं ना कहीं चैलेंज जरूर देंगे, और ये जीते कोई भी, बट चैलेंजिंग क्रिकेट खेलने वाली दोनों टीम। बिल्कुल जी, चैलेंजिंग क्रिकेट मिलेगी। USA वर्सेस कनाडा, हमारी ज्यादा नजर इस मैच पे इसलिए भी होगी बिकॉज यही दो टीमें फिर जो पाकिस्तान से भी आगे टकराएंगी। सो यस, अब जो है शुरुआत होगी, इनॉग्रल मैच होगा US कनाडा का T20 वर्ल्ड कप 2024 में, एंड देन कल एक और मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज वर्सेस PNG, उसके हवाले से हम कल बात करेंगे। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।